Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. We have to be very cheerful. बहुत अच्छे से आपको cheerful रहना चाहिए हमेशा. happiness अगर face पे है तो I think you will learn very well. आपको अच्छे से समझ में भी आएगा. ठीक है, कहते नहीं चेहरे पे अगर शिकन हो तो वो समझ में नहीं आता. तो आप जब भी क्लास स्टार्ट करिए बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म के साथ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ स्टार्ट करिए. ठीक है, कंफर्म है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. मुस्कुराते रहिए. ठीक है, और बढ़ते हैं आगे. और इन दिस लेसन इन द प्लांट किंगडम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एल्गी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे. आज क्या क्या पढ़ेंगे एल्गी में. In the previous session I told you about just introduce what is algae, what are the plant kingdom, how can we divide the plant kingdom into different category. मैंने इस चार्ट की हेल्प से आपको बताया था कि so many scientists try to classify the plants and they classify the plant on the basis of the production of the seeds, presence of flower, absence of flower. ठीक है, तो mainly they have taken one criteria that the plants those cannot produce and the plants those can produce seed, they group in one category. I told you in the previous session that the plants those cannot make the seed, they cannot produce the seed, they are known as cryptogamy. उनको हम क्या बुलाते हैं, क्रिप्टोगैमी. तो क्रिप्टोगैमी मतलब दे कैन नॉट प्रोड्यूस सीड, और क्रिप्टो मतलब क्या बताया था मैंने, हिडन, और गैमी मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और ये जो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं इनको बुलाते हैं हम फेनेरोगैम्स या फेनेरोगैमी. गैमेई. और यहाँ पे मैंने आपको फेनेरो मतलब बताया था कि फेनेरो मतलब विजिबल और गैमेई मतलब गैमीट. ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल होते हों, ठीक है, यू कैन कॉल देम फेनेरोगैम्स, एंड प्लांट्स दोज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, दे आर नोन एज क्रिप्टोगैमी. क्लियर है. तो क्रिप्टोगैमी में 3 कैटेगरी थी. सबसे पहली कैटेगरी है एल्गी, दैट इज़ आल्सो नोन एज थैलोफाइट्स. एल्गी को हमने क्या बताया था मैंने, थैलोफाइटा. हम एक और इसको ग्रुप नाम दे सकते हैं थैलोफाइटा. थैलो मतलब बताया था ना, थैलो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, थैलस से. और थैलस मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी. मीन्स इफ़ द इन द प्लांट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट रूट, लीफ एंड स्टेम, दैट पार्ट इज़ नोन एज थैलस. उसी को क्या बुलाते हैं, थैलस, और उसी से बना थैलोफाइटा. तो एल्गी इज़ आल्सो नोन एज थैलोफाइटा. वैसे एल्गी का कॉमन नेम क्या है, सी वीड. अगर हम एल्गी का कॉमन नेम देखें तो एल्गी को बुलाते हैं सी वीड. मतलब मोस्टली दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक कंडीशन एंड नो बडी इज़ गोइंग टू ग्रो देम. ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम अनवांटेड प्लांट मतलब वीड बुलाते हैं. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने फिर से रिपीट कर दिया. उसके बाद हमने एल्गी के कुछ टर्म्स को जाना था कि एल्गोलॉजी क्या होता है, इंडियन एल्गोलॉजी के फादर कौन है. ठीक है, उसके बाद एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखा था. यहाँ पे स्टेराइल जैकेट के बारे में बताया था कि इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर कोई स्टेराइल जैकेट नहीं होती. और मैंने आपको स्टेराइल की मीनिंग भी बता दी थी कि स्टेराइल मतलब क्या क्या होता है. स्टेराइल मतलब बायोलॉजी में 2 जगह यूज़ होता है. अगर स्टेराइल मतलब कोई अगर ऑर्गेनिज्म है, कोई पर्सन है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो उसको भी स्टेराइल बुलाते हैं. और अगर हम कहीं पे माइक्रोब को किल कर रहे हैं, जैसे आपने किसी को इंजरी हो जाती है, वुंड हो जाता है, तो आपने सुना होगा स्टेरलाइज करना. उस वुंड को जब आपको स्टिचेस लगे होंगे या आपकी ड्रेसिंग हुई होगी तो डॉक्टर्स ने बोला होगा या नर्स ने बोला होगा कि इसको स्टेरलाइज कर दीजिए. स्टेरलाइज का मतलब वहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे केमिकल्स लगा दो जिसकी वजह से वहाँ पे और कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो पाए. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके हैबिटेट के बारे में कि एल्गी के हैबिटेट क्या क्या होते हैं. हैबिटेट मतलब वेयर आर दे फाउंड, कहाँ पे होते हैं एल्गी. ठीक है, देखो एल्गी मोस्टली तो एक्वेटिक होंगे. ठीक है, एक्वेटिक ज़रूर होंगे, मतलब ये ड्राई कंडीशन में नहीं रह सकते. तो अपने आप से अपने दिमाग में एक लाइन तो बैठा लो कि दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट हैबिटेट और इन द एक्वेटिक हैबिटेट. ठीक है, अब वाटर फ्रेश वाटर भी हो सकता है, हॉट वाटर भी हो सकता है, सी वाटर भी हो सकता है, मॉइस्ट लैंड भी हो सकती है, एनिमल्स पे भी होते हैं. कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी पे पाए जाते हैं. ठीक है, सम एल्गी फाउंड एज बेंथोफाइट. देखो बेंथिक रीजन मतलब होता है डेप्थ. अगर किसी भी मडी कंडीशन में या वाटर की कंडीशन में अगर कोई एल्गी बहुत डेप्थ में है तो उनको बोलते हैं बेंथोफाइट. ठीक है, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो स्टोन के ऊपर होते हैं, इनको बोलते हैं कारा. इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया कि कुछ ऐसे एल्गी हैं जो स्टोन के ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं. कुछ ऐसे एल्गी हैं जो लेक्स के बैंक्स पे होते हैं, बैंक्स ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स लाइक एस रायूवेल एरिया. आप इसमें स्पाइरोगायरा भी लिख सकते हो. स्पाइरोगायरा इज़ आल्सो द पॉन्ड एल्गी, वो भी एक पाउंड एल्गी है.
उसके बाद कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जैसे 75 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं। कुछ ऐसे ब्राउन एल्गी हैं जो 75 डिग्री और 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं। उसके बाद सम एल्गी आर फाउंड फ्लोटिंग ऑन वाटर, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर पे सरफेस पे फ्लोट करते हैं। स्पाइरोगायरा भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। स्पाइरोगायरा पाउंड एल्गी तो है लेकिन वो सरफेस पे होता है। आपने देखा होगा कहीं पे भी अगर पानी भर जाता है कि कोई पॉन्ड है तो पॉन्ड आपने देखा होगा, पॉन्ड में जो ग्रीन कलर का हो जाता है वो है क्या, एक्चुअली वो एल्गी हैं जिनको हम स्पाइरोगायरा के नाम से जानते हैं। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो ईपी फाइट होते हैं। देखो जहाँ पे ईपी वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, सरफेस, ऊपर। फाइट मतलब किसी प्लांट के ऊपर ग्रो होना। तो कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो किसी प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं, उनका नाम क्या है, ओडोगोनियम। ठीक है, ओडोगोनियम क्या होते हैं, एपीफाइट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एपीजोइक होते हैं। फिर देखो ईपी वर्ड आ गया, ईपी मतलब ऊपर, और जोइक, जहाँ पे भी जोइक वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके सरफेस पे मतलब जिनके बॉडी पार्ट पे एल्गी ग्रो होते हैं, मतलब एल्गी पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोडर्मा ऑन बैक ऑफ टर्टाइज और क्लेडोफोरा अपॉन स्नेल्स। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे जू क्लोरेला। अब देखो जू से पता लग गया ना, जू मतलब एनिमल, क्लोरेला, और ये क्या होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हाइड्रा में होते हैं। जू क्लोरेला कहाँ पे होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंट हैबिटेट डिस्कस कर लिए, लेकिन मेजर है जो हैबिटेट है, मोस्ट ऑफ द एल्गीज आर एक्वेटिक। एक्वेटिक होंगे, फ्री होंगे, मतलब किसी भी एनिमल और प्लांट से अटैच नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हैबिटेट पता लग गया आपको कि एल्गी एल्गी के हैबिटेट क्या होते हैं। अब देखो रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के रेंज का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने प्लांट में देखा होगा कि कुछ प्लांट हर्ब में होते हैं, है ना, कुछ शर्ब्स होते हैं, कुछ ट्रीज़ होते हैं, तो वो उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की रेंज है। लेकिन बिकॉज द एल्गी डोंट हैव द लीफ, स्टेम एंड रूट, तो इसीलिए हम इनको तीन कैटेगरी में, दो या तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर एल्गी, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, और ये मोटाइल होता है। क्लेमाइडोमोनास के पास जू फ्लैजिला होती है जिसकी हेल्प से ये मोटाइल होता है। और जो नॉन मोटाइल होते हैं जैसे क्लोरेला, क्लोरेला क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। मल्टी सेलुलर में कुछ ऐसे होंगे जो कॉलोनियल फॉर्म में रहेंगे। कॉलोनी जानते हो ना, कॉलोनी तो आपको कॉमन वर्ड है। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होके, जैसे वॉलवॉक्स। जो भी वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है, आपके बुक में भी वॉलवॉक्स का डायग्राम बना है, आप देख सकते हो, उसमें लिखा होगा डॉटर कॉलोनीज़, मतलब जो वॉलवॉक्स है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी डॉटर कॉलोनीज़ होती हैं, एग्रीगेशन होता है। ठीक है, और ये इनडेफिनिट कॉलोनीज़ होती हैं। उसके बाद फिलामेंटियस स्पाइरोगायरा, अगर आप, मैं यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे लगा रखी है मैंने शायद, हाँ, एक मिनट, पिक्चर नहीं लगा रखी। स्पाइरोगायरा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फिलामेंटियस होता है। फिलामेंटियस मतलब आपने 10th में भी पढ़ रखा है, ऐसे फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, और यही फिलामेंट्स क्या होते हैं, जब ये डिवाइड कर जाते हैं फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं ना। ठीक है, तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फिलामेंटियस भी होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फिलामेंटियस। स्पाइरोगायरा भी आप फिलामेंटियस में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब इनके न्यूट्रिशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर एल्गी हैं तो कंफर्म है दे विल शो फोटोसिंथेसिस, मतलब दे आर ऑटोट्रॉपिक। लेकिन कुछ एल्गी मतलब एक्सेप्शनल है, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो किसी प्लांट से अपना फूड लेते हैं, जैसे पैरासिटिक में एक हो गया सिफेलोरोर्स। सिफेलोरोर्स क्या है, विच ग्रो इन इंटरसेलुलर स्पेस इन द लीव्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी। तो जो कॉफ़ी की जो लीव्स होती हैं उनके बीच बीच में ग्रो होते हैं, उनके इंटरसेलुलर स्पेस में ग्रो होते हैं, और ये पैरासाइट होते हैं। मतलब ये जो एल्गी होते हैं दे टेक द फूड फ्रॉम द टी एंड कॉफ़ी, ये टी और कॉफ़ी के लीव से फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो न्यूट्रिशन में तो जैसे एल्गी है तो कंफर्म है दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट एक्सेप्शनल्स आर देयर, एक्सेप्शनल है केवल। ठीक है, तो मेन इनका न्यूट्रिशन क्या हो गया, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक मीन्स फोटोसिंथेसिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये तो यहाँ तक हो गया, हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीन रिप्रोडक्शन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, और इसी के बाद हम एल्गी की क्लासेस नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज ख़त्म कर लेते हैं इसको। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब पता ही आपको, 10th में पढ़ के आ रहे हो। अगर कोई वेजिटेटिव पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे स्पाइरोगायरा में क्या होता है, उसका जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, 10th में आपने पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब जो स्पाइरोगायरा होता है
वो फिलामेंटियस होता है। अगर उसका कोई भी फिलामेंट ब्रेक होके एक नया स्पाइरोगायरा बना लें तो इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस इन द लाइक एज द स्पाइरोगायरा। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, अब आ जाओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली परफॉर्म स्पोर फॉर्मेशन। जो एसेक्सुअल होगा मेनली स्पोर के थ्रू होगा। ठीक है, आपने फंजाई में पढ़ रखा है, जू स्पोर पढ़ रखा है, और क्या पढ़ रखा है, प्लानो स्पोर पढ़ रखा है। आई थिंक सबको याद होगा, याद है कि नहीं है, कि जू स्पोर में क्या होती है, फ्लैजिला है, और फ्लैजिला है तो मोटाइल होंगे, और अगर फ्लैजिला नहीं है, नॉन मोटाइल है, तो उसको क्या बुलाते हैं हम, एप्लानोस्पोर्स बुलाते हैं। तो सेम दो स्पोर यहाँ पे भी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस सम सेल्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म of few cells of the plant divide mitotically to form small sized motile और non motile spores। मतलब प्लांट की जो बॉडी होती है, मतलब जो एल्गी की जो बॉडी होती है, उनके जो सेल्स होते हैं उसी में से कुछ सेल्स डिवाइड होके स्पोर बना लेते हैं। ठीक है, और वही स्पोर जो है जर्मिनेट हो जाते हैं न्यू प्लांट में। तो जैसे जू स्पोर है, अगर स्पोर के पास फ्लैजिला है तो जू स्पोर है, जैसे यूलोथ्रिक्स और ओडोगोनियम। एप्लानोस्पोर जैसे क्लोरेला, मतलब इनके पास फ्लैजिला नहीं होगी। अब देखो पामेला स्टेज क्या होती है, नाम से ही बड़ा अजीबो गरीब लग रहा है, पामेला स्टेज। पामेला स्टेज में क्या होता है कि जैसे कोई एल्गी है, लेट मी टेक वन ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक लेयर हो गई, इस लेयर के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स प्रोड्यूस होने लगे, ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होने लगे। अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे आपने मल्टीपल फिजन याद है ना आपको, मल्टीपल फिजन में क्या होता था कि एक सिस्ट वॉल बन जाती थी, और उसके अंदर जो स्पोर्स होते थे वो खूब ढेर सारे स्पोर्स बनते थे, और जब फेवरेबल कंडीशन आती थी तो ये सारे स्पोर्स बाहर आ जाते थे। ऐसे ही कुछ होती है पामेला स्टेज। पामेला स्टेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है बहुत अच्छे से। पामेला स्टेज देखो, ऑन द अप्रोच ऑफ ड्राई कंडीशन। अभी मैंने बताया ना कि मोस्टली जो एल्गी होते हैं वो किस कंडीशन में रहते हैं, मॉइस्ट कंडीशन पे रहते हैं। लेकिन जब ड्राई कंडीशन आती है तो जू स्पोर या एप्लानोस्पोर डू नॉट कम आउटसाइड। क्यों? क्योंकि उस टाइम अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो दे विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट। तो दैट्स वाई दे रिमेन इनसाइड द मदर बॉडी। मतलब मदर सेल का मतलब हो गया जहाँ पे उनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और उनके ऊपर एक म्यूसिलेज की लेयर आ जाती है। अभी मैंने आपको ब्लैंक स्लाइड पे बताया था ना, जैसे ये है एक लेयर आ गई, और इसी लेयर के अंदर जू स्पोर या अप्लानोस्पोर का प्रोडक्शन होता रहता है। ऐसे प्रोडक्शन होता रहता है, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बाहर आ जाते हैं, और इसी स्टेज को हम बोलते हैं पामेला स्टेज। तो जो सेल्स हैं, मतलब जो स्पोर्स हैं, दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर एंड दे कंटेन अ शीथ दैट इज नोन एज म्यूसिलेजिनस शीथ। द डिवीजन ऑफ द मदर सेल कंटिन्यू विद द रिजल्ट दैट दे टेक शेप ऑफ कॉलोनी। मतलब इतने ज़्यादा नंबर्स बढ़ जाते हैं कि जैसे लगता है कोई कॉलोनी हो गई हो, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो बाहर आ जाते हैं। समझ में आया? पामेला स्टेज बहुत इजी है ना। ठीक है, इसको एकदम आप किस तरह से ले सकते हो, मल्टीपल फिजन की तरह ले सकते हो। जैसे मल्टीपल फिजन में ऊपर सिस्ट बॉल आ जाती थी, ऐसे ही यहाँ पे कौन सी शीथ आ जा रही है, म्यूसिलेजिनियस शीथ आ जा रही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लाइमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, दीज टू एग्जाम्पल्स आर देयर। अब आ जाओ लास्ट पे एकाइनीट। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगा दिया, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन मैंने फिर भी लगा दिया क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं थोड़ा सा आपको नीट के उससे भी लेके चल रहा हूँ, नीट के बिहाफ पे भी लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको आगे कोचिंग की बहुत ज़्यादा नीड ना हो। ठीक है, तो ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा कि नहीं आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना और मैक्सिमम शेयर करना। ठीक है, तो देखो एकाइनीट क्या होते हैं, एकाइनीट भी वही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जो पूरी सेल होती है ना, जैसे ये पूरी सेल है, अभी पामेला स्टेज में क्या होता था कि इसी मतलब म्यूसिलेजिनियस शीथ के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक जो सेल होगी, ओनली वन सेल। ठीक है, ये थिक हो जाएगी, म्यूसिलेजिनियस लेयर नहीं आएगी, ये थिक हो जाएगी। ये अंदर स्पोर है और ये थिक हो गई। जब थिक हो गई, ठीक है, और ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये थिकनेस इसकी हट जाएगी और ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा। तो देखो, इन दिस प्रोसेस एंटायर सेल बिकम थिक, एकाइनीट्स आर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंड ऑन कमेंसमेंट और नॉन फेवरेबल कंडीशन ईच एकाइनीट डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। समझ में आए? तो एकाइनीट भी एक तरह के स्पोर हैं,
ठीक है। इन स्पोर के ऊपर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या आ जाती है, थिक वॉल आ जाती है, ये थिक वॉल हो गई, है ना, थिक वॉल हो गई। जब ये फेवरेबल कंडीशन आती है तो थिक वॉल रप्चर्ड हो जाती है और ये स्पोर बाहर आ जाता है, तो इसी को क्या बुलाते हैं, मेकाइनीट। ठीक है। अब एकाइनीट एकदम रिलेशन किससे, एकाइनीट किससे ज़्यादा तुम्हें कोरिलेट कर रहा है, दैट इज़ कोरिलेटिंग विद द स्पोर से। ठीक है। तो स्पोर के ऊपर भी क्या आ जाती, थिक वॉल आ जाती थी फंजाई में। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया एल्गी में। अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ईजी है। ठीक है, 3 कैटेगरी में, मतलब 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। पहले मैं आपको बता कि दूं कि जो एल्गी मोस्टली होते हैं, एल्गी मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं। मोस्ट ऑफ द एल्गी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अगर कोई एल्गी हैप्लॉइड है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका जो जब वो गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस। देखो एक चीज़ मैं आपको आज बता दूं कि अगर कोई सेल हैप्लॉइड है, कोई भी सेल अगर हैप्लॉइड है और अगर वो गैमीट मतलब कोई भी सेल प्रोड्यूस करने जा रही है, तो हमेशा उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या करता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे मान लो इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या मान लो 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो गैमीट प्रोड्यूस होगा उसके पास भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 10 होंगे। क्यों, क्योंकि कौन सा सेल डिवीज़न हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। और अगर कोई स्टेज डायप्लॉयड है, ठीक है, अगर कोई प्लांट बॉडी डायप्लॉयड है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, मतलब जैसे मान लो 20 है, तो ऐसी कंडीशन में जब इसको गैमीट प्रोड्यूस करना होगा तो ये क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस से क्या होगा, जो गैमीट होंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 10 ना कि 20। समझ में आए। तो कोई भी प्लांट डायप्लॉयड है तो हमेशा जब गैमीट प्रोडक्शन करेगा तो मियोसिस होगा। और अगर कोई प्लांट जो है क्या है, वो अगर हैप्लॉयड है, अगर वो गैमीट प्रोडक्शन करेगा तो वो उसमें कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस होगा। तो याद रखना, जब भी क्रोमोसोम के नंबर को सेम रखना हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, माइटोसिस होगा। और जब भी क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस करना हो, कम करना हो, तो मियोसिस होगा। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्लांट एल्गी में सबसे ज़्यादा जो कॉमन रिप्रोडक्शन है वो कौन सा होता है। वो ऐसे होता है, देखो ये हैप्लॉइड पेरेंट है, ठीक है। अब तुम्हें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का प्रोडक्शन होता है, तो ये हैप्लॉइड पेरेंट गैमीट फॉर्म करेगा, ठीक है, मतलब ये प्लस माइनस मतलब मेल और फीमेल गैमीट बनाएगा। अब बताओ ये गैमीट कौन से डिवीज़न से बनाएगा, माइटोसिस से बनाएगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है पेरेंट में वो हैप्लॉइड हैं, ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज में है। और तुम्हें पता है गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये गैमीट बनाया, गैमीट का फ्यूज़न हुआ, गैमीट का जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और तुम्हें पता है जाइगोट हमेशा डायप्लॉइड होगा, जो जाइगोट होगा वो क्या होगा, डायप्लॉइड होगा, ठीक है। और मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, तो इस जाइगोट में मियोसिस होगा। देखो जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या करना है, कम करना है। क्यों, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। तो जब इसमें जाइगोटिक मियोसिस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे और यही स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे न्यू प्लांट में। क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है कि अगर कोई हैप्लॉइड पेरेंट है, मोस्टली एल्गी हैप्लॉइड होते हैं, जब उनको गैमीट का प्रोडक्शन करना होता है तो माइटोसिस शो करते हैं, ठीक है। और उन गैमीट का जब फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट बनता है। और हमेशा याद रखना कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट हमेशा डायप्लॉइड होता है। तो जब जाइगोट डायप्लॉइड होगा तो उसमें मियोसिस होगा, जिसको हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोटिक मियोसिस के थ्रू स्पोर बन के स्पोर किस में जर्मिनेट हो जाएगा, प्लांट में, मतलब एल्गी में। क्लियर है। तो ये हो गया फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, दैट इज़ जाइगोटिक मियोसिस। ये सबसे कॉमन है, ठीक है। जो एल्गी होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और सबसे कॉमन साइकिल है, ठीक है। क्योंकि नीट एग्ज़ाम में कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था कि कौन से ऐसे एल्गी हैं जो डैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। इस टाइप की लाइफ साइकिल को हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल शो बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें केवल हैप्लॉइड स्टेज आ रही है। अब तुम कहोगे सर डायप्लॉइड स्टेज जाइगोट भी तो है, लेकिन नहीं, ये देखो पर ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं स्टैंड नहीं कर रहा है ना, ये तो एक सेल है। जाइगोट बस जैसे बना ऐसे डिवाइड कर गया, तो यहाँ पे इसका कोई फिक्सेशन हो ही नहीं रहा है ना, ठीक है। इसीलिए हम पूरी ये जो लाइफ साइकिल है इसको क्या बुलाते हैं, हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल बुलाते हैं। अब आ जाओ कुछ और पे, ठीक है। ये जो होता है ये कॉमन नहीं है, ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ नॉट कॉमन, ये कॉमन नहीं है, ये कुछ ही एल्गी में होता है। इसके पहले जो हमने अभी पढ़ा था जाइगोटिक मियोसिस, वो कॉमन है। अब यहाँ पे देखो कुछ एल्गी डैप्लॉइड होते हैं, एक्सेप्शनल है,
ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया मोस्ट ऑफ द एल्गी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कुछ ही एल्गी ऐसे होते हैं जो डैप्लॉइड होते हैं। अगर वो डैप्लॉइड हैं तो तुम्हें अभी मैंने बताया था ना कि अगर कोई पेरेंट डैप्लॉइड है और उसमें गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो कौन सा डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और जब गैमीट हैप्लॉइड होंगे तो दोनों गैमीट का फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा इस बार जाइगोट में माइटोसिस होगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट सेल क्या है, डायप्लॉइड है। इसीलिए इस बोलते हैं डायप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। डायप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल उसी हैप्लॉइंटिक का जस्ट उल्टा हो गया ये डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। बस इसमें पेरेंट क्या है, डायप्लॉइड है, और उसमें पेरेंट क्या होता था, हैप्लॉइड होता था। इसमें गमीट में मियोसिस हो रहा है, वहाँ पे जाइगोट में मियोसिस होता था। ठीक है, तो ये दो हो गए। उसके बाद थर्ड पे आ जाओ। ठीक है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी कॉमन नहीं है, ये भी नॉट कॉमन, ये भी कुछ ही एल्गी में देखने को मिलता है तुम्हें। ठीक है, नॉट कॉमन है। ये इस स्टेज को बुलाते हैं हैप्लो डायप्लॉइंटिक। हैप्लो डायप्लॉइंटिक, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि हैप्लॉइड स्टेज भी आएगी और डायप्लॉइड स्टेज भी आएगी। अभी तक क्या होता था कि या तो डायप्लॉइड स्टेज थी या तो हैप्लॉइड स्टेज थी। अब देखो जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, वो डायप्लॉइड है, वो डायप्लॉइड है। जब ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो स्पोर बनाएगा, तो स्पोरिक मियोसिस होगा। ठीक है, और यही स्पोर गैमीट बना लेंगे, समझ में आया? ठीक है, तो ये जो स्पोर्स होंगे ये इस मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुए, हैप्लॉइड हो गए, और यही स्पोर गैमीट बना लेंगे। जब गैमीट का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, हैप्लॉइड पेरेंट पे होगा। फिर से समझो, कोई डैप्लॉइड पेरेंट है, ठीक है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मतलब वो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। स्पोरोफाइट का मतलब हो गया ऐसा प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अगर डैप्लॉइड पेरेंट है तो स्पोर किसके थ्रू प्रोड्यूस होगा, मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होगा। अगर मियोसिस होगा तो जो स्पोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। ये स्पोर जो है वो पेरेंट बना लेते हैं, मतलब गैमीटोफाइट बना लेते हैं, मतलब ऐसा प्लांट बना लेते हैं जो गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा प्लांट बना लेते हैं जो किसका प्रोडक्शन करेंगे, गैमीट का प्रोडक्शन करेंगे। तो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं, याद रखना। ठीक है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट अलग अलग भी ग्रो हो सकते हैं और एक साथ भी ग्रो हो सकते हैं। अगर अलग अलग ग्रो हुए या एक साथ ग्रो हुए तो क्या प्रोडक्शन करेंगे, गैमीट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जब ये गैमीट बनाएंगे तो गैमीट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट जर्मिनेट होके किस में चेंज हो जाएगा, स्पोरोफाइट स्टेज में फिर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये हैप्लॉइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये देखा जाए तो ये हैप्लॉइड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो ये क्या है, डैप्लॉइड है। फिर से देखो, अगर हम यहाँ से लेके और यहाँ तक देखें तो ये क्या है, पिछले वाले में थोड़ा सा गलत हो गया था, ये हैप्लॉइड है, और ये वाली स्टेज कौन सी है, डैप्लॉइड स्टेज है। इसीलिए इसको हैप्लो डायप्लॉइंटिक स्टेज बुलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वैसे ये साइकिल मुझे आपको बाद में पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन समझ में नहीं आती बच्चों को, इसीलिए मैंने यहीं पे पढ़ा दिया इसको। ठीक है, तो देखो 3 टाइप से रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा ना अभी। एक में होता है स्पोरिक मियोसिस, ये अभी जो पढ़ा, ये स्पोरिक मियोसिस हो रहा है, पहला है ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, क्लेडोफोरा, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें स्पोरिक मियोसिस होता है। और जिसमें भी स्पोरिक मियोसिस होता है, जान लेना वो कौन सी स्टेज शो कर रहा है, हैप्लोडैप्लॉइंटिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, गैमीटिक मियोसिस। गैमीटिक मियोसिस का एग्जाम्पल क्या है, सारगासम और फ्यूकस। याद रखने, जहाँ पे भी गैमीटिक मियोसिस होगा वो प्लांट डैप्लॉइड होगा, वो प्लांट हमेशा क्या होगा, डैप्लॉइड होगा, जैसे यहाँ पे देखो। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमने क्या पढ़ा, जाइगोटिक मियोसिस। जितने भी जाइगोटिक मियोसिस होते हैं वो प्लांट हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, वो प्लांट हैप्लॉइड होते हैं, वाला जो मैंने अभी बताया। क्लियर है? मोस्ट सबसे कॉमन यही है, सबसे कॉमन यही रिप्रोडक्शन है, जाइगोटिक मियोसिस। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन को आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओ और आपको लाइफ साइकिल भी एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैसेज ज़रूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो ये सेशन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने वी हैव फिनिश द एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द एल्गी।
नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गी, मतलब एल्गी की क्लासेस पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। ठीक है, सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन नाउ एंड मैक्सिमम शेयर करो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना। ठीक है, कंफर्म है, समझ में तो आता ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे के एग्ज़ाम के लिए भी। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन एंड होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।